का क्या हाल है? हाँ, ये इसका एक जिज्ञासा वाला पहलू है। कल तक आप रेट 15-1 का रख सकते थे, पर आज अब कीमत कम और कम होते होते मुश्किल से 3-1 तक की ही रह गई है। होम्स बोले, ये बात साफ है कि कोई कुछ जानता है। जैसे ही हम दर्शक दीर्घा के पास पहुंचने वाले थे, मैंने रेस में भाग लेने वाले प्रतिभागियों को देखने के लिए उनके सूची कार्ड पर एक नजर डाली। पेसेक्स कप, न्यूटन, मालिक हेट, लाल टोपी, दालचीनी के रंग वाली जैकेट, पुगिलिस्ट मालिक कर्नल वार्डलॉ, गुलाबी नीली काली जैकेट। 3 डेस्पोरोग मालिक लॉर्ड बैकवाटर, पीली टोपी और बांहदार जर्सी। सिल्वर ब्लेड मालिक कर्नल रोस, लाल जैकेट। आयरिश मालिक बालमोराल के ड्यूक, पीली और काली पट्टी। सैम रास्पर मालिक लॉर्ड सिंगलफोर्ड, बैंगनी टोपी, काली बांहदार जर्सी। कर्नल ने कहा, हमने अब दूसरे घोड़े को हटा दिया और आपके आश्वासन पर अपनी सारी उम्मीदें लगा दी। क्यों, क्या हुआ? कहाँ है सिल्वर ब्लेड? रिंग से जोरदार आवाज आई, सिल्वर ब्लेड्स 5 से 4, सिल्वर ब्लेड 5 से 4, डेस्बरोग 5 से 15। मैदान पर 5 से। मैं चीख कर बोला, वहां संख्या बढ़ रही है, वहां सभी 6 घोड़े मौजूद हैं। कर्नल अधिक उत्तेजना से चीख पड़ा, क्या वहां सभी 6 घोड़े मौजूद हैं? इसका मतलब मेरा घोड़ा रेस में दौड़ रहा है, पर मुझे वह दिखाई नहीं पड़ रहा है। मेरा वाला रंग अभी सामने से नहीं गुजरा है। केवल 5 घोड़े ही गुजरे हैं, तब यही वाला होना चाहिए। जैसे ही मैं बोला, एक तगड़ा गहरे भूरे रंग का घोड़ा भार मापन के सामने से गुजरा और उसकी पीठ पर कर्नल वाली जानी, बूजी, काली टोपी और लाल जैकेट भी मौजूद थी। घोड़े का मालिक चीखा, वह मेरा घोड़ा नहीं है, उस घोड़े पर सफेद बाल नहीं है। मी होम्स, ये आपने क्या किया? मेरे साथी ने बिना परेशान हुई कहा, देखो देखो, वह कितना अच्छा दौड़ रहा है। कुछ देर के लिए उसने मेरी दूरबीन लेकर देखा। वह आदतन चीखा, वाह क्या शानदार शुरुआत है। वे सब वहां हैं और अब मोड़ पर घूम रहे हैं। जब वे सीध में आते थे तब हमारी जगह से उनका दृश्य बहुत ही अच्छा दिखाई देता था। वे 6 घोड़े आपस में इतने पास पास थे कि एक कालीन से उनको डका जा सकता था, परंतु आधी ही दूरी पर मैपल्टन अस्तबल का पीला वाला उनमें से आगे दिखा। इससे पहले कि वे हम तक पहुंचते, हालांकि डिस्ब्रोग की दौड़ काफी तेज थी, पर कर्नल का घोड़ा आंधी की तरह आया और अपने प्रतिद्वंद्वी के पहुंचने से 6 लेंथ पहले ही पोस्ट को पार कर गया। बालमोराल के ड्यूक का आयरिश तीसरे नंबर पर था। कर्नल ने लंबी सांस लंबी भरते हुए और हाथों से अपनी आंखों को ढकते हुए कहा, कैसे भी करके ये रेस मेरी हो गई। मैं ये स्वीकार करता हूं कि इस रेस में मैंने न तो चित देखी और न ही पट। मी होम्स, क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि आपने अपने रहस्य को कुछ ज्यादा ही लंबा खींचा? सचमुच कर्नल, मगर आप सब कुछ जान जाएंगे। आइए साथ चलते हैं और घोड़े पर एक नजर डालते हैं। कर्नल ने कहा, घोड़ा इधर है और वे हमें उस तरफ ले चले जहां सिर्फ घोड़े के मालिकों और उनके मित्रों को ही जाने की अनुमति थी। होम्स बोले, आपको इस घोड़े के मुंह और पैरों को वाइन या स्प्रिट से धुलवाना होगा, तब आप देखेंगे कि ये वही पहले वाला सिल्वर ब्लेज ही है। तुमने मुझे बहुत ही खूबसूरत सरप्राइज दिया है। मुझे ये घोड़ा एक जालसाज के पास मिला और जैसे ही ये वापस भेजा गया, मैंने इसके दौड़ने की आज़ादी हासिल कर ली। आपने तो कमाल ही कर दिया, घोड़ा भी बिल्कुल ठीक ठाक दिख रहा है। ये अपनी जिंदगी में इतना अच्छा कभी नहीं दौड़ा। आपकी योग्यता पर शक करने के लिए मैं आपसे 1000 बार माफी मांगता हूँ। आपने मेरा घोड़ा मुझे वापस देकर बहुत बड़ा एहसान किया है। आपकी मुझ पर एक और कृपा होगी यदि आप जॉन स्टार्कर के हत्यारे को भी पकड़ ले। होम्स ने धीमे से कहा, मैं ये भी कर चुका हूँ। कर्नल और मैं उन्हें आश्चर्य से देखने लगे। आपने उसे पकड़ लिया है? तब वह कहाँ? वह यहीं पर है। यहाँ? यहाँ? कहाँ? इस समय वह मेरे साथ ही है। कर्नल गुस्से में भर गया और बोला, मी होम्स, मैं ये मानता हूं कि आपका मुझ पर एहसान है, परंतु आपने अभी जो कहा वह मेरे लिए एक बुरा मजाक या अपनी बेइज्जती ही है। शेरलॉक होम्स हंस पड़ा। मैं आपको इसके लिए निश्चित कर देता हूं कि मैंने आपको इस अपराध में शामिल नहीं किया है। असली हत्यारा तो आपके पीछे खड़ा है। इसके साथ ही वह पीछे हटा और अपना हाथ उस घोड़े की चमकदार गर्दन पर रखा। घोड़ा? मैं और कर्नल दोनों ही चीखते हुए बोले, जी हां, यही घोड़ा। और यदि मैं कहूं कि ये इसने अपनी आत्मरक्षा में किया है तो ये इसके अपराध को कम कर सकता है। साथ ही जॉन स्टार्कर आपके विश्वास के लिए बिल्कुल ही अयोग्य व्यक्ति था। देखिए, अगली रेस की घंटी बज गई। मैं अगली रेस में भी थोड़ी सी रकम जीतना चाहता हूं।
उपयुक्त समय मिलते ही मैं इस सब के बारे में विस्तार से बताऊंगा। उस शाम लंदन के लिए वापस अपने कोच में जब हम जा रहे थे, तब मुझे लगता था कि ये यात्रा कर्नल रॉस के साथ साथ मेरे लिए भी काफ़ी छोटी थी, क्योंकि मेरे साथी ने सोमवार की उस रात को डार्टमोर के प्रशिक्षण अस्तबल में घटी उस घटना को कुछ इसी ढंग से हमें बताया था। होम्स ने कहा, मैं ये मानता हूं कि अखबारों की सूचनाओं के आधार पर मैंने जो भी धारणाएं बनाई थीं वे पूरी तरह से गलत थीं, और फिर वहाँ इसके संकेत थे कि इसमें कौन सी वे तमाम जानकारियां नहीं थीं जिन्होंने सच्चाई को भी छुपाया गया था। मैं पूरे यकीन के साथ डेवनशायर गया था कि फिट्जरॉय सिम्पसन ही वास्तविक अपराधी है, हालांकि मुझे लग रहा था कि उसके खिलाफ मिले सबूत पूरी तरह से सही नहीं हैं। जब मैं घोड़ा गाड़ी में था और प्रशिक्षक के घर पहुंचने ही वाला था कि तभी उस मसालेदार मटन की विशेषता पर मेरा ध्यान गया। आप लोगों को याद होगा कि उस समय सभी प्रसन्न थे और मैं अनमना सा चुपचाप बैठा हुआ था। मैं अपने खुद के ही दिमाग पर अचंभित था कि इतने प्रत्यक्ष सुराग को मैंने कैसे अनदेखा कर दिया। कर्नल ने कहा, मैं मानता हूं कि अभी भी मैं नहीं देख पा रहा हूं कि यह किस तरह से हमारे लिए सहायक है। होम्स बोले, मेरे तर्कों की श्रृंखला की यह पहली कड़ी थी। अफीम का चूरा किसी भी हाल में स्वादहीन नहीं होता है। इसकी सुगंध बेकार नहीं है, पर इसे समझा जा सकता है, और जब इसे किसी सामान्य खाने में मिलाया जाता है तब खाने वाले को तुरंत ही इसका पता चल जाता है, और तब वह संभवतः इसे और अधिक नहीं खाएगा। वह मटन करी तो सिर्फ एक माध्यम थी जिससे उस स्वाद को धोखा दिया जा सके। इसमें किसी भी अनुमान की संभावना नहीं है कि उस अजनबी फिट्जरॉय सिम्पसन ने उस रात को प्रशिक्षक के परिवार को वह करी परोसी थी, और यह वाकई बहुत ही भयानक संयोग माना जाएगा कि वह उस रात को अफीम का चरा लेकर आया, तथा जब करी परोसी गई तब उसने इसकी महक को छिपाने के लिए उसे इसमें मिला दिया। ये बात सोच से बिल ही परे है। इसीलिए सिम्पसन तो इस मामले में अलग हो जाता है, और हमारा ध्यान अब स्टाररेव उसकी पत्नी पर केंद्रित होता है कि यही वे दो लोग थे जिन्होंने उस रात मसालेदार मटन को परोसने का निर्णय लिया था। जब खाना अस्तबल वाले लड़के के लिए अलग निकाल कर रख दिया गया था, तभी इसमें अफीम मिलाई गई थी, क्योंकि दूसरों ने जब वही खाना खाया तब उन पर इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ा। उनमें से वह कौन था जो नौकरानी की निगाह बचाकर उस खाने के पास पहुंचा था? इस प्रश्न का जवाब तय करने से पहले मैंने उस कुत्ते की चुप्पी पर भी ध्यान दिया, क्योंकि एक वास्तविक निष्कर्ष निरपवाद रूप से दूसरे तथ्यों को भी दिखा देता है। सिम्पसन वाली घटना से मुझे ये पता चल गया कि वह कुत्ता अस्तबल में ही रहता था, मगर जब कोई अस्तबल में घुसा और घोड़े को ले गया, कुत्ता तब इतना भी नहीं भौंका कि गैलरी में सोए वे दोनों लड़के भी जाग पाते। इसका मतलब साफ है कि आधी रात को आने वाले आगंतुक को कुत्ता अच्छी तरह से पहचानता था। मैं पूरी तरह से निश्चिंत था कि जॉन स्टार्कर ही उस रात के अंधेरे में अस्तबल में गया था और उसी ने सिल्वर ब्लेज को बाहर निकाला था। पर किस लिए? ये बिल्कुल ही स्पष्ट है कि बेईमानी के लिए, और इसने अपने ही अस्तबल के लड़के को नशीला पदार्थ क्यों खिलाया था। इस क्यों को जानने में मैं अभी भी असफल था। इससे पहले इस तरह के बहुत से मामले आए हैं जिसमें अपने ही घोड़ों को दलालों के हाथों सौंप और उन्हें धोखेबाजी से जीतने से रोककर काफी पैसा बनाया है। ये काम कभी कभी जॉकी को मिलाकर और कभी कभी निश्चित और सूक्ष्म रंग से किया जाता है। यहाँ इसमें से कौन सा तरीका अपनाया गया था? मुझे उम्मीद थी कि उसकी जेब से निकले सामानों से ही मुझे सहायता मिल सकती थी, और इसमें हुआ भी ऐसा ही। आपको याद होगा कि उस मृतक के हाथ में एक खास तरह का चाकू मिला था जिसका कोई भी समझदार आदमी बतौर हथियार इस्तेमाल नहीं करेगा। डॉक्टर वाटसन ने जैसा कि हमें बताया कि इस तरह के चाकू का इस्तेमाल बड़े ही खास तरह के ऑपरेशन में चीरफाड़ के लिए किया जाता है, और इसका इस्तेमाल उस रात को एक खास तरह के ऑपरेशन के लिए ही किया जाने वाला था। कर्नल रॉस, आपको रेस के मामलों में हुए अपने ढेरों अनुभवों से यह पता होगा कि घोड़े के पुडे पर उसकी नस में एक छोटा सा चीरा लगाना संभव है, और इसे चमड़ी के भीतर लगाया जा सकता है ताकि किसी तरह का निशान न दिखाई पड़े। इस तरह से तैयार किया गया घोड़ा थोड़ा सा लंगड़ाने लगेगा, और इसे अपने अभ्यास के दौरान खिंचाव महसूस होगा या गठिया से पीड़ित हो जाएगा, और इसमें कोई बेईमानी भी नहीं दिखेगी। कर्नल चीखा, बदमाश, दुष्ट। होम्स बोले,
हमें इस बात की जानकारी हो चुकी है कि जॉन स्टार्कर क्यों उस घोड़े को बंजर टीले पर ले जाना चाहता था। ऐसे तेज तर्रार घोड़े को जब चाकू का चीरा लगाया जाएगा तब वह गहरी से गहरी नींद में सोने वालों को भी जगा देगा। इसीलिए ऐसे काम के लिए खुले मैदान का होना बहुत ही जरूरी है। कर्नल ने कहा, मैं अंधा हो गया था और हाँ, इसीलिए उसने मोमबत्ती भी जलाई थी। बेशक, पर उसके सामानों की जांच करते वक्त मैं इतना भाग्यशाली था कि मुझे न केवल उस अपराध का तरीका ही पता चला बल्कि उसके उद्देश्य का भी पता चल गया था। एक दुनियादार आदमी होने के नाते, कर्नल, आप जानते ही हैं कि कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे की बिल पर्च या अपनी जेब में रखकर नहीं घूमता है। हम में से अधिकतर लोग अपने खुद के ही बिल चुकता करने के लिए रख लेते हैं। मुझे यह तुरंत ही पता चल गया था कि स्टार्कर दोहरी जिंदगी जी रहा था और उसने कहीं और भी अपना दूसरा घर बसा रखा था। बिल देखकर लगता था कि इस मामले में एक महिला भी है और जिसका स्वभाव काफी खर्चीला। यह बात और है कि आप अपने नौकरों के साथ बहुत उदार फिर भी इसकी आशा कम ही है कि वे अपनी औरतों के लिए 20 किन्नी की महंगी ड्रेस खरीद सकेंगे। मैंने श्रीमती स्टार्कर से ये जानते हुए कि उनको पता नहीं है, फिर भी उनसे उनकी ड्रेस के बारे में पूछा था। इस बात से मैं संतुष्ट हो चुका था कि यह ड्रेस उन तक नहीं पहुंची थी। तब मैंने औरतों के परिधान सिलने वाले का पता वहां से ले लिया और ये महसूस किया कि डर्बीशायर में उसे स्टार्कर का फोटोग्राफ दिखाकर मैं आसानी से जानकारी प्राप्त कर